मित्रों, पुस्तक है रिच डैड पुअर डैड। लेसन नंबर है 3 और ये लेसन की हेडिंग है पैसे की समझ क्यों सिखाई जानी चाहिए। ऊपर दिया गया चित्र बॉक्स एक इनकम स्टेटमेंट है। इस बॉक्स के बारे में हम पिछले लेसन में चर्चा कर चुके हैं, इसलिए आगे, जिसे अक्सर लाभ और हानि का स्टेटमेंट भी कहा जाता है। यह आमदनी और खर्च बताता है, आने वाला पैसा और जाने वाला पैसा। नीचे का चित्र बैलेंस शीट है। इसे इसलिए यह कहा जाता है क्योंकि इसमें संपत्ति और दायित्वों को एक साथ मिलाकर देखा जाता है, यानी उन्हें बैलेंस किया जाता है। कुछ लोग जिनमें पैसे की समझ नहीं होती, इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट के बीच के संबंध को नहीं जानते। यह संबंध जानना बहुत ज़रूरी है। पैसे की तंगी की असली वजह यह होती है कि लोग संपत्ति और दायित्व के बीच के अंतर को ठीक से नहीं समझ पाते। अक्सर इन दोनों शब्दों की परिभाषाएं भी समस्या खड़ी कर देती हैं। अक्सर आपको दुविधा में पढ़ना अच्छा लगता है तो आप शब्दकोश उठाकर इसमें संपत्ति और दायित्व शब्दों का मतलब देख लें। अब इन परिभाषाओं का मतलब अकाउंटेंट को तो अच्छी तरह समझ में आ सकता है, परंतु आम आदमी के लिए यह वैसी ही बात हो गई जैसे परिभाषा का मतलब मैंडेरिन जैसी किसी विदेशी भाषा में लिखा गया हो। आप परिभाषा में लिखे हुए शब्दों को तो पढ़ सकते हैं, परंतु उन्हें अच्छी तरह समझना कठिन है। इसलिए जैसा मैंने पहले कहा था, मेरे अमीर डैडी ने हमेशा दोनों छोटे बच्चों को यह आसान परिभाषा सिखाई। संपत्ति वह होती है जो आपकी जेब में पैसा डालती है। अच्छी, आसान और उपयोग में आने वाली परिभाषा। यह एक दायित्व का कैश फ्लो पैटर्न है। मित्रों, जिस प्रकार के बॉक्स पिछले वाले भाग में हमने बताए थे, वैसे ही अब यहाँ पर भाग बने हुए हैं, बॉक्स बने हुए हैं, लेकिन ये थोड़ा अलग तरह से, जैसे 2 आयत बने हुए हैं ऊपर और नीचे, तो ऊपर वाले में आय लिखी है, नीचे वाले में व्यय लिखा है। इसी प्रकार से नीचे 2 आयत बने हुए हैं, ये खड़े हैं। ऊपर वाले पड़े थे, नीचे वाले खड़े हैं। तो ऊपर वाले से ये दर्शाया गया है कि आपके पास में आय आई, आपने व्यय किया और उससे दायित्व खरीदा। ये दोस्तों ठीक से तब समझ में आएगा जब आप इस पुस्तक को पढ़ेंगे और इन चित्रों को देखेंगे। फिर भी हम समझाने का प्रयत्न कर रहे हैं। अब चूंकि संपत्ति और दायित्व को चित्रों से समझा दिया गया है, इसलिए शब्दों में दी गई परिभाषाओं को समझना ज़्यादा आसान होगा। संपत्ति वह चीज़ है जो मेरी जेब में पैसा डालती है। दायित्व वह चीज़ है जो मेरी जेब से पैसे निकालती है। वास्तव में आपको इतना ही जानने की ज़रूरत है। अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो आप ज़िंदगी भर संपत्ति खरीदते रहिए। अगर आप गरीब या मध्यवर्गीय आदमी बनना चाहते हैं तो आप दायित्व खरीदते रहिए। इनके बीच के फ़र्क को न जानने से ज़्यादातर लोग जीवन भर पैसे की तंगी से परेशान रहते हैं। पैसों के लिए आदमी इसलिए परेशान होता रहता है क्योंकि वह न तो शब्दों को समझ पाता है, न ही अंकों को। जिन लोगों के सामने पैसे की मुश्किलें आ रही हैं, उन्हें यह समझ लेना चाहिए कि शब्दों या अंकों में ऐसा कुछ है जिसे वे पढ़ नहीं पा रहे हैं। कोई चीज़ ठीक से उनकी समझ में नहीं आ रही है। अमीर लोग इसलिए अमीर होते हैं क्योंकि इस मामले में वे पैसे की तंगी से परेशान लोगों से ज़्यादा समझदार होते हैं। तो अगर आप अमीर बनना चाहते हैं और अपनी दौलत को बनाए रखना चाहते हैं तो पैसे की साक्षरता और समझदारी महत्वपूर्ण है, शब्दों में भी और अंकों में भी। चित्रों में जो तीर लगे हैं वे पैसे के बहाव यानी कैश फ्लो को बताते हैं। ध्यान रखिए, सिर्फ अंकों से पूरी बात समझ में नहीं आती है और सिर्फ शब्दों से भी पूरी बात समझ में नहीं आती है। महत्व तो पूरी कहानी का होता है। किसी वित्तीय रिपोर्ट में अंकों को पढ़ना प्लाट या कहानी ढूंढने की तरह ही है। पैसा कहाँ जा रहा है, इस बात की कहानी। 80% परिवारों को पैसे की कहानी यह होती है कि वे अमीर बनने के लिए कड़ी मेहनत करते जाते हैं। इसका कारण यह नहीं है कि वे पैसा नहीं कमाते, असली कारण यह है कि वे ज़िंदगी भर संपत्ति की जगह दायित्व खरीदते रहते हैं। उदाहरण के तौर पर यह एक गरीब आदमी या घर पर रहने वाले नौजवान का कैश फ्लो पैटर्न है।
अब यहाँ पर फिर से दो आयत दिए गए हैं पड़े हुए, एक ऊपर दूसरा नीचे। तो ऊपर वाले में आय यानी तनख्वाह, तनख्वाह से आय, और नीचे वाले में व्यय, व्यय में टैक्स, भोजन, किराया, कपड़े, मनोरंजन, यात्रा इत्यादि। अब फिर नीचे दो आयत बने हुए हैं, एक कॉलम संपत्ति का है और दूसरा दायित्व का। तो एरो खींचा गया है आय की तरफ से और नीचे वाला जो बॉक्स है उसमें से गुजार करके बाहर कर दिए गए टैक्स, भोजन, किराया, कपड़े, मनोरंजन आदि। यानी एक गरीब आदमी या साधारण आदमी का जो कैश फ्लो पैटर्न होता है वह अपने रोज़गार से, तनख्वाह से आय कमाता है और टैक्स, भोजन, किराया, कपड़े, मनोरंजन, दवा इत्यादि में खर्च कर देता है। वह संपत्ति के बारे में कुछ जानता ही नहीं, इसमें यह बताया गया है। अब आगे इसी प्रकार से यह एक मध्यवर्गीय आदमी का कैश फ्लो पैटर्न है। अब आगे भी इसी प्रकार से बॉक्स दिए गए हैं, दो बॉक्स पड़े हुए ऊपर और दो बॉक्स नीचे खड़े हुए। तो इसमें रोज़गार से आय आई, आय प्राप्त हुई और फिर वह एरो वहाँ से बना करके नीचे सीधे दायित्व के कॉलम में लाया गया है। तो मध्यवर्गीय आदमी क्या करता है कि आय आई और आय से दायित्व खरीदा, दायित्व में पैसा खर्च हो गया, दायित्व से इस एरो को बाहर कर दिया गया है। इस प्रकार से यह एक अमीर आदमी का कैश फ्लो है। अब अमीर आदमी का कैश फ्लो देखिए, ऊपर दो बॉक्स गए दिए हुए हैं उसी प्रकार से पड़े हुए, एक में ऊपर वाले में आय लिखा है, नीचे वाले में व्यय लिखा हुआ है। उसी प्रकार से दो खड़े आयत बने हैं, पहले में संपत्ति लिखा हुआ है, दूसरे में दायित्व। तो अमीर आदमी क्या करता है, ये जैसा कि एरो बनाया गया है, ऊपर आय वाले कॉलम से एरो ला करके संपत्ति वाले कॉलम में पूरा कर दिया गया है। यानी अमीर आदमी के पास में आय आती है, इनकम होती है, तो वो सीधे संपत्ति खरीदता है, इसलिए वह अमीर होता है और आगे भी अमीर होता जाता है। आय कैसे कैसे होती है, डिविडेंड, ब्याज, किराए से, रॉयल्टी इत्यादि तमाम प्रकार से। व्यय भी इसी प्रकार से जितना आप करना चाहें। संपत्ति क्या क्या, स्टॉक, बॉन्ड, नोट्स, रियल एस्टेट, बौद्धिक संपदा इत्यादि। जैसा कि आप देख सकते हैं ये सभी चित्र बहुत ज़्यादा सरल बना दिए गए हैं। हम में से हर एक को ज़िंदा रहने के लिए खर्च करना पड़ता है। हम सभी को रोटी, कपड़े और मकान की ज़रूरत होती है। चित्र यह बताते हैं कि गरीब, मध्यवर्गीय और अमीर आदमी की ज़िंदगियों में पैसा किस तरह आता जाता है। कैश फ्लो पूरी कहानी बता देता है। इस कहानी में यह बताया जाता है कि वह आदमी अपने पैसे का किस तरह इस्तेमाल करता है। एक बार पैसा हाथ में आ जाने के बाद वह उस पैसे का क्या करता है। मैंने अपनी कहानी अमेरिका के सबसे अमीर व्यक्तियों से इसलिए शुरू की ताकि मैं यह बता सकूं कि इतने सारे लोगों की सोच में कहाँ गलती होती है। गलती यह होती है कि वे यह मानते हैं कि पैसे की सारी समस्याएं सुलझ जाती हैं। इसलिए जब लोग मुझसे फटाफट अमीर बनने के नुस्खे पूछते हैं तो मैं कांप जाता हूँ, या यह कि उन्हें कहाँ से शुरू करना चाहिए। मैं अक्सर सुनता हूँ, मैं कर्ज में हूँ इसलिए मुझे और ज़्यादा पैसे कमाने चाहिए। परंतु यह देखने में आया है कि ज़्यादा पैसे से समस्या नहीं सुलझती। सच कहा जाए तो इससे समस्या और ज़्यादा बढ़ जाती है। पैसा हमारी इंसानी कमजोरियों को अक्सर ज़्यादा उभार देता है। पैसा अक्सर हमारे ऐसे पहलू पर रोशनी डालता है जिसके बारे में हम अनजान रहते हैं। इसलिए अगर किसी आदमी को अचानक बहुत सी दौलत मिल जाए, जैसे पैतृक संपत्ति, तनख्वाह में भारी बढ़ोतरी या उसकी लॉटरी लग जाए, तो पैसा मिलने के कुछ समय बाद वह अपने पुराने हाल में पहुंच जाता है और कई बार तो उससे भी बुरे हाल में। पैसा आपके दिमाग में चल रहे कैश फ्लो पैटर्न को उजागर करता है। अगर यह पैटर्न ऐसा है कि अपनी पूरी कमाई खर्च करनी है, तो इस बात की बहुत संभावना है कि आपकी आमदनी बढ़ेगी तो आपका खर्च अपने आप
बढ़ जाएगा। इसलिए यह कहावत सही है, मूर्ख और उसके पैसे से शानदार दावतें होती हैं। मैंने यह कई बार कहा है कि हम स्कूल इसलिए जाते हैं ताकि हम शैक्षणिक और व्यावसायिक काबिलियत को हासिल कर सकें। निश्चित रूप से यह दोनों बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। हमारी व्यावसायिक काबिलियत के कारण ही हम पैसा बनाना सीखते हैं। 1960 के दशक में जब मैं हाई स्कूल में था, यह माना जाता था कि अगर कोई पढ़ने लिखने में अच्छा है तो वह होनहार विद्यार्थी आगे जाकर डॉक्टर बनेगा। अक्सर उस बच्चे से यह नहीं पूछा जाता था कि क्या वह डॉक्टर बनना चाहेगा। यह मान लिया जाता था कि इसका कारण यह था कि इस धंधे में सबसे ज़्यादा पैसा नज़र आता था। आज डॉक्टरों के सामने पैसे के बहुत से संकट हैं जो भगवान न करे किसी और के सामने हों। बीमा कंपनियां इस व्यवसाय पर काबू किए हैं, सरकार भी दखल दे रही है और अदालतों में मुआवजे के केस दायर हो रहे हैं इत्यादि। आज बच्चे बास्केटबॉल स्टार बनना चाहते हैं, टाइगर वुड्स की तरह गोल्फर बनना चाहते हैं। ₹180 received on PhonePe। कंप्यूटर विशेषज्ञ बनना चाहते हैं, मूवी स्टार, रॉक स्टार, ब्यूटी क्वीन या वॉल स्ट्रीट पर ट्रेडर बनना चाहते हैं। इसलिए क्योंकि अब दौलत, शोहरत और इज्जत इन्हीं जगहों पर है। इसी कारण स्कूलों में बच्चों को अच्छा पढ़ने के लिए प्रेरित करना मुश्किल हो गया है। वे जानते हैं कि व्यावसायिक सफलता या शैक्षणिक सफलता से कोई सीधा संबंध नहीं है, जैसा कभी हुआ करता था। चूँकि विद्यार्थियों में स्कूल छोड़ते समय पैसे की कोई समझ नहीं होती है, इसलिए करोड़ों पढ़े लिखे लोग अपने कारोबार में तो सफल हो जाते हैं, परंतु वे पैसे की तंगी से जूझते रहते हैं। वे और ज़्यादा मेहनत करते हैं, परंतु अपनी समस्याओं से जीत नहीं पाते। उनकी शिक्षा में कमी यह नहीं है कि उन्हें पैसा कमाना नहीं सिखाया गया, बल्कि यह है कि उन्हें पैसा खर्च करने का तरीका नहीं सिखाया गया। पैसा बनाने के बाद उसका किस तरह इस्तेमाल किया जाए और उसे किस तरह संभाला जाए, इसे पैसे की समझ कहते हैं। पैसा एक बार कमाने के बाद उसका क्या किया जाए, इसे आप अपने पास कितने लंबे समय तक रोका जाए और अपने पैसे से कड़ी मेहनत कैसे करवाई जाए। ज़्यादातर लोग यह नहीं बता पाते कि उनकी पैसे की तंगी का कारण क्या है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उनमें कैश फ्लो की समझ नहीं होती। कोई आदमी बहुत पढ़ा लिखा हो सकता है, अपने कारोबार में सफल हो सकता है, परंतु हो सकता है कि उसमें पैसे की बिल्कुल भी समझ ना हो। ऐसे लोग अक्सर ज़रूरत से ज़्यादा कड़ी मेहनत करते हैं क्योंकि उन्होंने कड़ी मेहनत करना तो सीखा है, परंतु पैसे से अपने लिए कड़ी मेहनत करवाना नहीं सीखा। यह कहानी बताते हैं कि पैसे का सुख भरा सपना किस तरह दुख भरे सपने में बदल जाता है। कड़ी मेहनत करने वाले लोगों की फिल्मी कहानी एक घिसे पिटे ढर्रे पर चलती है। हाल में शादीशुदा, खुश, बहुत पढ़े लिखे पति पत्नी साथ साथ किराए के मकान में रहने लगते हैं। जल्दी ही उन्हें यह लगने लगता है कि वे पैसा बचा रहे हैं, क्योंकि दो लोगों के साथ साथ रहने का खर्च भी लगभग उतना ही होता है जितना कि अकेले आदमी का। समस्या यह है कि जिस अपार्टमेंट में वे रहते हैं वह छोटा है। वे अपने सपनों का घर खरीदने के लिए पैसे बचाने लगते हैं ताकि वे बच्चे पैदा कर सकें। अब उनके पास 2 तनख्वाहें होती हैं और वे अपने करियर पर ज़्यादा ध्यान देने लगते हैं। उनकी आमदनी बढ़ने लगती है। जैसे जैसे उनकी आमदनी बढ़ने लगती है, अब फिर से चित्र बनाए गए हैं। जैसे ऊपर वाले कॉलम में आय लिखी है, नीचे वाले में व्यय लिखी है। इसी प्रकार से जो 2 चित्र नीचे दिए गए हैं उसमें संपत्ति और दायित्व लिखा हुआ है। फिर दूसरे नीचे उनके खर्च भी बढ़ने लगते हैं। ऊपर वाले चित्र में सिर्फ आय में एरो लगाया गया है। अब नीचे वाला चित्र जो है दूसरे नंबर का, उनमें व्यय में एरो लगाया गया है और उसी से एरो बाहर भी कर दिया गया है। अब पैसे की समझ क्यों सिखाई जानी चाहिए? ज़्यादातर लोगों के लिए पहले नंबर का खर्च होता है टैक्स। कई लोग सोचते हैं इनकम टैक्स, परंतु ज़्यादातर लोगों के लिए सबसे बड़ा टैक्स होता है सोशल सिक्योरिटी टैक्स। कर्मचारी को ऐसा लगता है कि सोशल सिक्योरिटी टैक्स मेडिकेयर टैक्स को मिलाकर
कुल टैक्स लगभग 7.5% के करीब होता है, परंतु हकीकत में ये 15% होता है, क्योंकि आपके बॉस को भी सोशल सिक्योरिटी टैक्स की उतनी ही रकम मिलानी पड़ती है। मुद्दे की बात यह है कि यह वह पैसा है जो आपका बॉस आपको नहीं दे सकता। इससे भी बड़ी बात यह है कि आपको अपने वेतन में से कटे सोशल सिक्योरिटी टैक्स की रकम पर इनकम टैक्स भी देना होता है, और यह ऐसी आमदनी होती है जो आपके हाथ में नहीं आई, बल्कि सीधे ही सोशल सिक्योरिटी में चली गई है। फिर दायित्व बढ़ने लगते हैं, आय और व्यय, नीचे संपत्ति और दायित्व। इसे समझाने का सबसे आसान तरीका है कि हम वापस युवा पति पत्नी की कहानी की तरफ चलें। उनकी आमदनी बढ़ने के कारण वे फैसला करते हैं कि अब वे किराए के मकान में नहीं रहेंगे, बल्कि अपने सपनों का घर खरीद लेंगे। जब वे अपने घर में पहुंच जाते हैं तो उन पर एक नए टैक्स का बोझ आ जाता है, जैसे प्रॉपर्टी टैक्स कहते हैं। फिर वो लोग नई कार खरीदते हैं, नया फर्नीचर और नया मकान खरीदते हैं, ताकि उनका घर आलीशान लगे। अचानक वे अपने सपने से जागते हैं और देखते हैं कि उनके दायित्व का कॉलम बढ़ गया है। वे कर्ज में हैं और उन्हें बहुत से मॉर्गेज ऋण और क्रेडिट कार्ड ऋण चुकाने हैं। अब वे चूहा दौड़ में फंस चुके हैं। एक बच्चा पैदा हो जाता है, वे और कड़ी मेहनत करते हैं, प्रक्रिया दोहराई जाती है, ज़्यादा पैसा आता है, उस पर ज़्यादा टैक्स लगता है, जिसे ब्रैकेट क्रीप भी कहा जाता है। तभी उनके पास डाक में एक और क्रेडिट कार्ड आ जाता है, वे उसका इस्तेमाल करते हैं, वह ख़त्म हो जाता है। तभी एक लोन कंपनी का आदमी आकर उन्हें बताता है कि उनकी सबसे बड़ी संपत्ति, उनके घर की कीमत बढ़ गई है। कंपनी उन्हें एक बिल कंसोलिडेशन लोन देने का ऑफ़र देती है। क्योंकि उनकी क्रेडिट बहुत अच्छी है, कंपनी उन्हें यह भी बताती है कि समझदारी इसी में होगी कि वे अपने ऊंची ब्याज दर पर लिए गए कंज्यूमर लोन को उनके क्रेडिट कार्ड से चुका दें, और इसके अलावा उनके घर पर लगने वाले ब्याज से उन्हें टैक्स में छूट भी मिलेगी। वे ऐसा भी करते हैं और ज़्यादा ब्याज दर वाले क्रेडिट कार्ड का भुगतान कर देते हैं। इसके बाद वे राहत की सांस लेते हैं। उन्होंने क्रेडिट कार्ड का हिसाब साफ कर दिया है। अब उन्होंने अपने उपभोक्ता ऋण को होम मॉर्गेज में बदल लिया है। उनका भुगतान भी कम हो जाता है, क्योंकि उन्हें अपने कर्ज को 30 साल की किस्तों में चुकाना है। समस्या से निपटने का यही स्मार्ट तरीका है। उनके पड़ोसी आते हैं और उन्हें शॉपिंग पर चलने का न्योता देते हैं। मेमोरियल डे की सेल लगी हुई है, यही तो मौका है कुछ पैसे बचाने का। वे अपने आप से कहते हैं, मैं कुछ नहीं खरीदूंगा, मैं तो सिर्फ देखने जा रहा हूँ। परंतु अगर कोई चीज़ जम जाए तो उसे खरीदने की उम्मीद में वे अपने क्रेडिट कार्ड को ले जाना नहीं भूलते। मैं ऐसे युवा दंपति से हर समय टकराता हूँ। उनके नाम बदलते रहते हैं, परंतु उनकी पैसे की तंगी एक सी ही रहती है। वे मेरी चर्चाओं में ये सुनने के लिए आते हैं कि मैं इस बारे में क्या कहता हूँ। वे मुझसे पूछते हैं, क्या आप हमें बता सकते हैं कि और ज़्यादा पैसा कैसे कमाया जा सकता है। उनकी खर्चीली आदतों ने उन्हें और ज़्यादा कमाने के लिए मजबूर कर दिया है। वे इतना भी नहीं जानते कि दरअसल समस्या पैसा कमाने की नहीं है, पैसा सही तरह से खर्च करने की है, और यही पैसे की तंगी का कारण है। ये समस्या इसलिए पैदा होती है क्योंकि उनमें पैसे की समझ नहीं होती। ये समस्या इसलिए भी और भयानक हो जाती है क्योंकि वे संपत्ति और दायित्व का फ़र्क नहीं समझ पाते। मेरा मानना है कि ज़्यादा पैसे से शायद ही कभी किसी को पैसे की समस्याएं समझदारी से सुलझती हैं। मेरा एक दोस्त बार बार कर्ज में फंसे लोगों को यही सलाह देता है, अगर आपको लगता है कि आपने अपने आप को किसी गड्ढे में फंसा लिया है तो गड्ढा खोदना बंद कर दो। मेरे डैडी बचपन में हमें बताया करते थे कि जापानी 3 ताकतों को मानते थे, तलवार की ताकत, रत्नों की ताकत और दर्पण की ताकत। मित्रों, अब यह भाग काफ़ी बड़ा हो गया है, इसलिए अब इसको यहीं पर पूरा करते हैं। अब हम पैसे की समझ क्यों सिखाई जानी चाहिए, आज 2 पूरा हुआ, दूसरा भाग पूरा हुआ। अब तीसरे भाग में आगे की बात की जाएगी। तब तक के लिए जय हिंद फ्रेंड्स।